आज हम सभी लोग मापन और मूल्यांकन, जिसको हम लोग इवोल्यूशन एंड मेजरमेंट या मेजरमेंट इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि जिस बालक का मापन और मूल्यांकन इसी के अंतर्गत किया जाता है। और बालक के मापन मूल्यांकन के लिए कहीं ना कहीं कुछ न कुछ परीक्षण या परीक्षाओं का भी उपयोग होता है, और इसकी प्रक्रियाओं के माध्यम से ही मापन मूल्यांकन संभव हो पाता है। अर्थात हम लोग आज ये जब समझने का प्रयास करेंगे कि मापन और मूल्यांकन होता क्या है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि मापन मूल्यांकन में डिफरेंसेस क्या होते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो गिलफोर्ड ने बताया था कि जो मापन होता है, जो मापन की प्रक्रियाएं होती हैं, कहीं ना कहीं वो मापन का होता है, जो मापन की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, अंकों का एक, या मापन का जो अर्थ होता है, जो प्रदत्त होता है, वो एक अंकों का या अंकों के रूप में विवरण देना ही होता है। अंकों के रूप में वो विवरण देता है, जिसका अर्थ होता है गणितीय चिंतन और अंकों में कार्य करने का प्राप्त या कार्य करने पर प्राप्त होने वाले भागों का अधिकतम लाभ उठाना, या फिर कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि कहीं ना कहीं अंक को प्रदान करना ही, या अंकों के प्रदत्त अंकों के रूप को विवरण प्रदान करना ही एक प्रकार का मापन होता है। ये बताया था किसने? गिलफोर्ड ने बताया है। गिलफोर्ड ने अपनी परिभाषाओं के गिलफोर्ड ने इसमें स्पष्ट करने का प्रयास किया है। दूसरे नंबर की बात करी जाए तो इसमें कैम्पबेल आते हैं। कैम्पबेल ने बताया है कि गुणों एवं विशेषताओं को इंगित करने के उद्देश्य से संख्याओं को आरोपित करना ही मापन कहलाता है। गुणों और विशेषताओं को इंगित करने के उद्देश्य से जो प्रक्रियाएं होती हैं, कहीं ना कहीं उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एक प्रकार का आरोपित करना ही एक प्रकार का क्या होता है, मापन कहलाता है, जो कि इन्होंने बताने का प्रयास किया। किसने? कैम्पबेल ने। ठीक है ना, कैम्पबेल ने इसके बारे में बताया है। तीसरे नंबर की बात करिए स्टीवेंसन की। स्टीवेंसन है ना, स्टीवेंसन ने बताया है। इनकी परिभाषा महत्वपूर्ण भी मानी जाती है और कहीं ना कहीं पेपरों में पूछा भी गया है। तो कैम्पबेल के, अगर स्टीवेंसन के अनुसार देखें तो मापन किन्हीं निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। वस्तुओं को किसी निश्चित नियम के अनुसार अंक प्रदान करने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। सही अर्थों में देखें तो मापन की प्रक्रियाएं यहाँ से निकल के आती हैं। 3 कंडीशन में इन्होंने स्पष्ट करके बताने का प्रयास किया है। किसने? तीनों राइटरों ने। लेकिन अगर हम लोग अगले कंडीशन की बात करें, किसमें? जो मूल्यांकन होता है, ये हमारा था मापन से संबंधित। लेकिन जो हमारा मूल्यांकन होता है उसमें राइटरों ने क्या क्या चीज़ें बताई हैं, हमने राइटरों के माध्यम से इसको स्पष्टीकरण किया है। लेकिन अगर हम लोग बात करें इसमें एडम्स की, तो एडम्स ने बताया है कि जो मूल्यांकन का अर्थ होता है वो कहीं ना कहीं किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना होता है। किसी वस्तु या प्रक्रिया, ध्यान रखेंगे, कोई वस्तु हो या उसकी प्रक्रिया हो, तो उन्होंने बताया है कि मूल्य निश्चित करना होता है। जो प्रक्रियाएं होती हैं उसके अंतर्गत हम मूल्य को निश्चित करते हैं, और उसकी घटना का उसकी प्रक्रियाओं का महत्व कहीं ना कहीं शैक्षिक तात्पर्य से इस प्रकार लगा सकते हैं कि शिक्षण प्रक्रियाएं जो होती हैं या सीखने की क्रियाएं जो होती हैं, उससे उत्पन्न जो अनुभव होते हैं या उसकी उपयोगिताएँ जो होती हैं, उसके बारे में या उसके विषय में निर्णय लेना ही कहीं ना कहीं क्या होता है, मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन की प्रक्रियाएं होती हैं। ये इन्होंने बताया, किसने? एडम्स ने बताया। एडम्स ने बताने का प्रयास किया है। आप जानते होंगे एडम्स के बारे में कि एडम्स ने ही बताया था कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। एडम्स ने ही बताया था कि शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है, और रास ने बताया था कि शिक्षा चुंबक की तरह द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। ध्यान रखेंगे, शिक्षा के बारे में इन्होंने प्रमुख रूप से परिभाषित करने का प्रयास किया है। और एडम्स ने ही बताया था कि टीचर और स्टूडेंट का होना इसमें स्वाभाविक होता है। दूसरी नंबर बात की, इसमें एडम्स ने ही बताया कि द्विमुखी प्रक्रिया, तो टीचर स्टूडेंट नहीं होंगे तो इसमें द्विमुखी प्रक्रियाएं पूर्ण नहीं होंगी, कहीं ना कहीं शिक्षाएं प्रभावित होगी और शिक्षाएं ले नहीं सकते। तो इसका विरोधाभास डीवी ने किया था। डीवी ने ही बताया था शिक्षा की कंडीशन को, तो उसमें त्रिमुखी बताया था। तो एडम्स ने इसमें जो बताया, इन्होंने इनकी प्रक्रियाओं को यहाँ पे भी समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है ना। उसी प्रकार से एक मोरडाक हैं या वेटफील्ड हैं, उन्होंने बताया है कि मूल्यांकन की जो प्रक्रियाएं होती हैं या मूल्यांकन की जो अवधारणाएं होती हैं, वो किसी घटना या तथ्य से इसका मूल्य ज्ञात किया जाता है। किसी घटना या किसी भी परिकल्पना से इसका मूल्य ज्ञात किया जाता है, जिससे उस घटना का महत्व जो हो वो किसी सामाजिक या सांस्कृतिक अथवा वैज्ञानिक मापदंड के आधार पर उसको हम लोग ज्ञात कर सकें। ये चीज़ें मूल्यांकन के अंतर्गत आती हैं। लेकिन जो प्रक्रियाएं होती हैं, कहीं ना कहीं इसमें डिफरेंसेस कैसे स्पष्ट होती हैं, ये आपने देखा हो। इसमें मोरडाक एंड फील्ड ने बताया है, मोरडाक और फील्ड ने बताया है।
वेटफील्ड ने, तो वेटफील्ड ने इसके बारे में स्पष्ट करने का प्रयास किया। तो ये चीज़ें हमको ध्यान रखें, मोरडाक हैं, ठीक है ना, मोरडाक और वेटफील्ड, तो दोनों को हम लोग अगर ध्यान से समझने का प्रयास करें तो ये सारी प्रक्रियाएं इस प्रकार से स्पष्ट होती हैं। लेकिन मापन और मूल्यांकन के सूक्ष्म मंत्रों को अगर स्पष्ट करें तो नंबर 1 पॉइंट्स को अलग अलग कर देंगे। इसमें मापन मूल्यांकन लिखा हुआ है लेकिन राइटरों के अनुसार हमने बताया था, लेकिन इसमें हम लोग केवल पॉइंट करके दर्शाएंगे। नंबर 1 और नंबर 2, नंबर 1 में क्या चीज़ें होंगी और नंबर 2 में क्या चीज़ें होंगी, इसको हम लोग इसके माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं या इसको क्लियर कर सकते हैं। ये चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। इसमें किसमें, मापन में पहले हम लोग नोट करेंगे, इसको या ध्यान रखेंगे, इसको करेंगे और फिर करेंगे, फिर इसमें लिखेंगे कि फिर इसमें किसी घटना या परिणाम के लिए प्रतीक निर्धारण होता है। किसी घटना या परिणाम के लिए इसका क्या होता है, प्रतीक निर्धारण होता है। मतलब इसको हम लोग प्रतीक मानते हैं और कहीं ना कहीं प्रतीक के माध्यम से, प्रतीक का निर्धारण इसी के माध्यम से होता है, किसके, मापन के माध्यम से निर्धारण होता ही है। लेकिन अगर हम लोग बात करें निर्धारण, मतलब प्रतीक जो होता है वो सिंबल भी कह सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंबल का निर्धारण होता है किसके माध्यम से, मापन के माध्यम से। फर्स्ट अटेम्प्ट देखने पर हम लोग मापन ही करते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं, एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो मापन होता है वो मूल्यांकन से पहले किया जाता है। ये भी चीज़ें इसके अंतर्गत ही आती हैं, ये सारी प्रक्रियाएं इसके अंतर्गत ही निर्धारित होती हैं। लेकिन इसको ध्यान रखेंगे कि इसमें सिंबल निर्धारित होता है, लेकिन सेकंड में आएंगे मूल्यांकन में जो एवोल्यूशन होता है, ध्यान रखेंगे इसको हम लोग मेजरमेंट के नाम से जानते हैं। किसको, मापन को हम लोग मेजरमेंट और इसको एवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। एवोल्यूशन, MB मापन के नाम से इसको हम लोग कह सकते हैं। और इसमें जो होता है वो घटना तथा तथ्य का मूल्य का निर्धारण होता है। इसमें जो घटनाएं होती हैं इसमें सिंबल निर्धारित होता है और इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है इसका मूल्य निर्धारित किया जाता है। किसके अंतर्गत, मेजरमेंट के अंतर्गत। दूसरी कंडीशन की बात करी जाए तो इसके उत्तर के आधार पर अंक प्रदान किया जाता है। किसके आधार पर, मापन के आधार पर अंक प्रदान करते हैं। लेकिन अगर हम दूसरे कंडीशन की बात करें तो इसमें हम श्रेणी निर्धारित करते हैं, इसमें अंक प्रदान करते हैं और इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये चीज़ें इसमें निर्धारित की जाती हैं। किसके माध्यम से, मापन और मूल्यांकन के माध्यम से। जो आपने राइटर के अनुसार पढ़ा वही चीज़ें हम लोग इसमें स्पष्टीकरण के माध्यम से लिखने का प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसके माध्यम से हम लोग स्पष्ट कर रहे हैं। तीसरी कंडीशन की बात करी जाए तो तीसरी कंडीशन क्या चीज़ें होती हैं, इसके माध्यम से अगर हम समझने का प्रयास करें तो मापन में किसी गुण या चर का परिणाम संभव है। मतलब जो मापन किया जाता है इसमें किसी जो भी कोई बालक है या कोई भी प्रक्रियाएं हैं, कहीं ना कहीं इसके गुण मतलब उसके मेरिट्स या फिर कह सकते हैं उसके अंदर जो विशेषताएं होती हैं उसको हम लोग गुण के माध्यम से मापते हैं। या चर उसको कह सकते हैं जो चलायमान हो, उसका मापन हम लोग या परिणाम संभव कर सकते हैं, उसका मापन हम लोग कर सकते हैं। अर्थात जब हम मूल्यांकन में जाते हैं तो मूल्यांकन में इसका जो क्षेत्र होता है वो अत्यंत ही व्यापक होता है। मतलब केवल चर और गुण के माध्यम से नहीं, मतलब अत्यंत ही व्यापक होता है, अर्थात वो डेवलपमेंट की अवस्था में होता है। तो वो चीज़ें ध्यान रखेंगे। और हमने पहले भी बताया था कि जो वृद्धि और विकास जो होता है वो चीज़ें हमने नेक्स्ट में पूर्व वीडियोज़ में बता चुके हैं। तो वीडियो आप देखिएगा तो उसमें देखेंगे कि विकास को जो बताया था वो एक प्रकार का बृहत होता है। उसमें हमने बताया था कि जो वृद्धि होती है और जो विकास होता है, तो वृद्धि जो होती है वो एक सीमित दायरे तक होती है या मात्रात्मक होती है, लेकिन जो विकास होता है वो हमारा एक अनिश्चित दिशा में होता है, जो कि कभी दिखाई नहीं, अप्रत्यक्ष होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये निश्चित होता है और ये अनिश्चित होता है। तो ये चीज़ें हमने उसमें स्पष्टीकरण के माध्यम से बताया था। इसमें गुणात्मक होता है, इसमें मात्रात्मक होता है, इसमें मात्रात्मक होता है, इसमें गुणात्मक होता है, दोनों प्रक्रियाएं ध्यान रखेंगे। मतलब ये शारीरिक वृद्धि से संबंधित होता है और कहीं ना कहीं ये उसके बाह्य आवरण से संबंधित होता है। ये चीज़ें हमको इसमें स्पष्ट करके बताई गई थी। दोनों चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। इसमें हम लोग ध्यान रखें अंक प्रदान करते हैं, इसमें श्रेणी प्रदान करी जाती है। ये चीज़ें यहाँ से निकल के आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम देखें, चौथे पॉइंट्स की बात करें, वो केवल एग्जाम्पल के द्वारा हम समझने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि इसमें डेवलपमेंट की बात करी गई थी। तो डेवलपमेंट आप ध्यान रखेंगे, डेवलपमेंट को हम विकास के नाम से जानते हैं और कहीं ना कहीं इसके माध्यम से हम इसको स्पष्ट भी कर सकते हैं। ये चीज़ें होती हैं। तीसरी, अगर चौथी कंडीशन की बात करी जाए तो मापन संख्यात्मक विवरण प्रस्तुत करता है, अर्थात यह है कोई वस्तु कितनी वस्तु कितनी है, इसका उत्तर भी इसी के माध्यम से हमको प्राप्त होता है। लेकिन मूल्यांकन जो होता है उसमें गुणात्मक विवरण के अंतर्गत इस प्रश्न का उत्तर देता है कि कोई वस्तु किस प्रकार की है और कितनी अच्छी है, किस प्रकार की है और कितनी है। मतलब ये कितनी है ये बता देता है, लेकिन ये कैसी है, किस प्रकार की है, ये हमको बताता है कौन, मूल्यांकन। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। और इसी के अंतर्गत हम लोग बालक का भी परीक्षण करते हैं और कहीं ना कहीं बालक का मूल्यांकन भी किया जाता है। इसीलिए इसको शिक्षा के परिक्षेत्र में कहीं ना कहीं हम लोग विशेष रूप से इसका अध्ययन करवाया भी जाता है और कहीं ना कहीं हर विषयों में इसको इंक्लूड किया गया है। ये चीज़ें भी ध्यान रखें, क्योंकि जो भी विषय वस्तु का हम लोग प्रयोग करते हैं या उसका अध्ययन
करते हैं तो उसके माध्यम से वो सारी प्रक्रियाएं कहीं ना कहीं मापन मूल्यांकन के अंतर्गत ही करवाई जाती हैं। कहीं ना कहीं उसमें भी बालक का मापन मूल्यांकन होता ही होता है और उसी के आधार पर हम लोग उसका अलग अलग प्रकार से क्रियान्वयन भी करते हैं। मापन का ज्ञान अपूर्ण होता है, कभी ध्यान रखेंगे, मापन जो होता है वो कभी अपूर्ण माना जाता है। ये नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग अगले 5वें पॉइंट के बारे में ध्यान रखें। अपूर्ण माना जाता है, लेकिन जो मूल्यांकन होता है उसको हम लोग मानते हैं कि उसका ज्ञान जो होता है वो पूर्ण माना जाता है। इसको 5वां पॉइंट यही बगल में ही लिख देंगे। तो इसका ज्ञान क्या होता है, पूर्ण माना जाता है। इसको हम लोग पूर्ण कहते हैं और इसको अपूर्ण कहते हैं। किसको, मापन को अपूर्ण और इसको पूर्ण कहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। अर्थात जब बालक का मापन किया जाता है तो वो अपूर्ण ही होता है। इसीलिए हम कहते थे कि बालक का जो पूरे वर्ष चलता रहता है, उसकी जो मूल्यांकन की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं वो पूरी तरीके से अपूर्ण होती है। लेकिन जब उसका रिजल्ट या मार्कशीट या सारी चीज़ें प्रक्रियाएं पूरी हो जाती है तो वो उसको हम पूर्ण मान लेते हैं। ये सारी चीज़ें क्लास के अंतर्गत ही भी बताई गई हैं, स्पष्ट भी किया गया है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें भी उसके अंतर्गत आती हैं। मापन और मूल्यांकन की पूर्व की स्थिति के बारे में अगर अध्ययन करें तो मापन जो होता है वो मूल्यांकन के पूर्व की स्थिति होता है। मापन के जो मूल्यांकन के क्या होता है, पूर्व की स्थिति के ध्यान रखेंगे। ये 6वां पॉइंट है। आप समझने के साथ साथ इसको स्पष्ट करते जाएं। और लिखा कहाँ पे, ये चीज़ें तो स्पष्टीकरण है ही है कि लिखना कहाँ पे, कैसे स्पष्ट करना है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखें, समझने की प्रक्रियाएं अगर स्पष्ट होती हैं तो हम लोग समझ सकते हैं। ये चीज़ें 6वें पॉइंट पे ध्यान रखें। इसके ये इसके पूर्व होता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो इसकी प्रक्रियाएं जो होती हैं कहीं ना कहीं इसके पूर्व की स्थिति में आती हैं। लेकिन मापन के आधार पर ही मूल्यांकन संभव होता है। बिना मापन के मूल्यांकन नहीं संभव है, बिना मूल्यांकन के मापन नहीं संभव। देखिए ध्यान रखेंगे, बिना जो मापन नहीं होगा तब तक मूल्यांकन भी नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमने स्पष्टीकरण के माध्यम से इसमें बताई हैं। मापन जो होता है वस्तुनिष्ठ होता है, वस्तुओं के आधार पर होता है, लेकिन जो मूल्यांकन होता है वो कहीं ना कहीं आत्मनिष्ठ होता है। इसको नेक्स्ट पॉइंट में कर देंगे, 7 पॉइंट, ठीक है ना। ये वस्तुनिष्ठ होता है, वस्तुओं के आधार पर होता है, लेकिन ये आत्मनिष्ठ होता है, मतलब आत्मिक रूप से। और ये सारी चीज़ें हमने क्लियर करके बताई हैं कि आत्मनिष्ठता और वस्तुनिष्ठता के माध्यम से हम लोग इसमें स्पष्ट भी कर सकते हैं कि कौन सी प्रक्रियाएं किसके माध्यम से होती हैं, ठीक है ना। मापन का एक तरीका होता है, लेकिन मापन के प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ही हम मूल्यांकन को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे 8वीं पॉइंट, ध्यान रखें। 8वीं पॉइंट्स में हम लोग अगर नोट करें तो उसमें ये चीज़ें आएंगी, या उसको हम कह सकते हैं कि इसका मापन का एक तरीका हम लोग प्राप्त करते हैं। मापन का एक मूल्यांकन का एक तरीका होता है। मापन मूल्यांकन का एक तरीका होता है। मापन जो होता है वो मूल्यांकन का एक प्रकार का तरीका माना जाता है, लेकिन मापन के प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ही हम मूल्यांकन कर सकते हैं। अर्थात हमने इसमें आपको मापन और मूल्यांकन से संबंधित प्रक्रियाओं के बारे में बताने का प्रयास किया है और समझाने का भी प्रयास किया है। लेकिन अगर आपको कहीं भी कोई भी परिकल्पनाओं में कोई भी समस्याएं आती हैं या समझने का कोई भी प्रॉब्लम्स है तो इसमें आप कमेंट्स करके कमेंट्स करें। लेकिन जितने आप लोग वीडियोस को देखते हैं उसमें लाइक्स भी करने का प्रयास अवश्य ही करें, क्योंकि जो चीज़ें व्यूज़ के माध्यम से जो दिखाई पड़ती हैं उसमें व्यूज जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और कमेंट्स की संख्याएं बहुत ही कम होती हैं कहीं ना कहीं। तो उसमें आप लोग उसको ध्यान दें और कहीं ना कहीं जो वीडियो जो हैं उसको देखते देखते अंत तक हो सकता है संभवतः आप ध्यान ही ना दे पाते हो, लेकिन ध्यान रखने का प्रयास करें। अगर सही लगती हैं तो उसको स्पष्ट करने का प्रयास करें, तो वो चीज़ें इसी के माध्यम से हो सकती हैं। और जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं एज एग्जाम्पल के थ्रू, तो उसको समझने का प्रयास हम लोग विशेष रूप से करते रहें। धन्यवाद आप सभी का। हम लोगों ने विशेष रूप से एवोल्यूशन और मेजरमेंट के बारे में ही जाना है। धन्यवाद।